वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और यकीनन आपको सुबह पहला जो सेगमेंट है वो बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा, अपनी लाइफ में एक चीज़ ज़रूर ऐड कर लें कि अगर आप कोई वीडियो मोबाइल पे भी, यूट्यूब पे भी देखते हैं तो उसमें पॉजिटिव चीज़ अगर कोई आपको मिलती है तो ज़रूर उससे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आप हमारा अगर शो देखते हैं तो उसमें भी कोई पॉजिटिव चीज़ या सीखने के लिए कोई अच्छी चीज़ आपको सुनाई देती है तो उसको ज़रूर ज़िंदगी में शामिल करें। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं होती कि जिसको आप सिर्फ टाइम गुजारने के लिए देखें या आपको उस टाइम अच्छा फील हो रहा है इसलिए देख रहे हैं। देखने की वजह या मकसद ये होना चाहिए कि आप उससे कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, मैं कुकिंग शोज़ बहुत ज़्यादा देखती हूँ। अच्छा, देखने के बाद मुझे ये पता होता है कि अच्छा अब मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल करना है कि कुकिंग करते वक्त कौन सी चीज़ों की सेफ्टी लाजमी होती है जो करनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं कि जो मैं बहुत देखती हूँ, जिस तरह के रोड शोज़, वो मैं देखती हूँ और उससे देख के मैं ऐसी चीज़ें सीखती हूँ कि आया रोड पे जाके ये वाली गलती ये कर रहे हैं तो मुझे नहीं करनी है, मुझे ये वाली चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि वहाँ आम आवाम सारी आपके आसपास होती है, कोई भी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें जिससे मैं सीखती हूँ। तो कोशिश आप भी ये करें कि जब हमारे शोज़ देखें या आप यूट्यूब पे कुछ देखें या फेसबुक पे कुछ देखें और अच्छा आपको अगर मिलता है तो वो ज़रूर सीखें। ये अगर स्मार्टफोन आया और इतने सारे ऐप अगर आपके पास हैं तो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें शामिल करें, नेगेटिव ना करें। हालांकि स्मार्टफोन आने के बाद मैं आपको बताती चलूँ कि हमने इस मोबाइल का यूज़ जो है नेगेटिव वे में जाके ज़्यादा करते हैं, पॉजिटिव वे में जाके कम करते हैं, जिसकी वजह से क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत सारे हादसे भी हो रहे हैं। तो आज की बात ये इसलिए की गई है कि इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें कि आया पैसे आप किस तरह से कमा सकते हैं, आपने अगर किसी चीज़ की रिसर्च करनी है तो वो बेहतरीन तरीके से कर सकें, ये सारी चीज़ें। तो ये बड़ी लाजमी चीज़ है अगर इसको पॉजिटिव वे में जाके यूज़ करें। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पर। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से राना गुलजार ताज, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, हमारे दूसरे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद है तज्जिया कार हैं तलहा बेग, उनको भी वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, सबसे पहले तो सवाल जो है मुतहदा की जो रैली थी उस पे जो फुटेजेस और सारी चीज़ें, जो एक हंगामा हुआ और उसके बाद जो जानी नुकसान हुआ, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यानी साहबा। देखिए, बात यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रैली एहतजाज तो सभी लोग कर रहे हैं और जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, पीएसपी, बहुत सारी जमातें एहतजाज कर रही है और मुत्तहिदा को भी अपना एहतजाज ऐसा ही करना चाहिए था। उन्होंने पुरतशद्दुद अपना एहतजाज बनाया, ये तो उनकी गलती है, इसमें हुकूमत की तो कोई गलती इसलिए नहीं है कि जब आपने प्रेस क्लब पर अपना एहतजाज रखा था जी तो आप प्रेस क्लब पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और अपने घरों को चले जाएं। तो सीएम हाउस ज़ाहिर है रेड जोन है, आपको रेड जोन में जाने की क्या ज़रूरत थी और आपने ऐसा क्यों किया? तीसरी बात, आप फुटेजेस देखें निकाल कर, तो जो ज़ाहिर है कोई उसमें इंतहा पसंद होते हैं और लोगों ने कुछ ऐसी मतलब खुद अटैक्स किया गवर्नमेंट्स के ऊपर, तो वो इस बुनियाद पर ये चीज़ें हुई हैं और ज़ाहिर है एक उनके कारकुन इंतकाल कर गए, असलम साहब, अल्लाह ताला उन्हें गनी के रहमत करे आमीन। और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। वो हुकूमती या पुलिस वालों की मार से नहीं मरे, वो अपनी तबी मौत मरे हैं, क्योंकि इसलिए कि उनको उनको पहले से जो है तबीयत ख़राब थी, हार्ट पेशेंट थे वो, और वो इस वजह से इंतकाल हुआ है उनका। दूसरी बात, एमपी उनके सदाकत हुसैन साहब हैं, उनको भी चोटें लगी हैं, सीएम साहब उनके घर पर भी गए हैं और इयादत के लिए, और आप उसमें फोटोज देख सकते हैं कि वो एक पुलिस वाले पे खुद अटैक्स कर रहे हैं। तो देखिए, इन चीज़ों से इज्तनाब बरतना चाहिए। अगर आपको कोई भी रिजर्वेशन है, बिल्कुल आप अपना एहतजाज बिल्कुल रिकॉर्ड कराएं। आपका एहतजाज हर जमहूरियत का जमहूरी लोग जो है कि जमहूरी तरीके से एहतजाज करें। पीएसपी वाले भी अपना एहतजाज कर रहे हैं और हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि कल उनका एहतजाज है, इंशाल्लाह पूरा मन होगा और बिल्कुल उनकी बात सुनी भी जा रही है और उनको सुनाया भी जा रहा है ठीक है। और बिल्कुल सबसे नेगोशिएशन हो रही है, बात मानी भी जा रही है, मनवाई भी जा रही है। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, वो होना नहीं चाहिए था, काबिल मजम्मत है और तमाम लोगों को, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सोचना चाहिए कि कोई ऐसा अमल ना किया जाए जिससे शहर को
नुकसान हो, आवाम को नुकसान हो, तमाम सियासी पार्टियों को अपने कारकुनों का ख्याल रखना चाहिए और उनको ये हिदायत देनी चाहिए कि किसी भी गैर अखलाकी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ से इज्तनाब बरतें। तो ये अमल ठीक नहीं था। एहतजाज बिल्कुल होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, और हम मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी कल यही उम्मीद रखते हैं कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह बिल्कुल उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सुने जाएंगे और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराकर पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाएंगे। ये हमारी उनसे दरख्वास्त भी है और हम उनसे उम्मीद भी रखते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आऊँगी। ये जो आपने अभी बात सुनी कि पहले अटैक जो है वो वहाँ से हुआ, फिर इस तरफ से हुआ, और जो फुटेजेस नज़र आ रही हैं कि औरतों पे भी डंडे बरसाए गए और इस तरह से मारा गया, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता हूँ, जो ये वाक़या हुआ ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। और इस तरह के वाक़यात ये जमहूरियत की बालादस्ती कायम नहीं कर रही। ये जो मामलात है बिल्कुल स्टेट इसमें बराह रास्त ज़िम्मेदार है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुजाहरे हो रहे हैं, हर जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं, और अगर कोई रूट प्लान इसमें हो गया, अगर तो सीएम हाउस की तरफ आ गया, तो कोई अल्लाह ना करे कोई इतना मौजिज़ हाउस नहीं है। अगर यही मामला, नहीं, पर वो कह रहे हैं कि पीएसएल के लिए टीम, देखिए इसका मैं सारे मुल्क से, तो उसकी वजह से नहीं, मैं इसका जवाब देता चलूँ कि अगर ये इस तरह की बात करें तो 23 को बिलावल साहब ने भी एक ऐलान किया है कि हम लोग भी फेडरल कैपिटल आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, और वहाँ पे भी एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे भी बहुत सारी एम्बेसीज आसपास एतराफ़ में बनी हुई हैं और वहाँ पे भी बहुत सारे मामला, वो भी रेड जोन है। अगर यही मामला इनके साथ वहाँ पे हो जाए तो फिर ये किस जगह पे खड़े हैं, वही तस्वीर अगर ये लोग शेयर करें। मैं तो सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ के हैरान था कि जंग के अंदर भी औरतों और बच्चों के साथ ये मामला नहीं होते। इसकी तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और ये स्टेट की जिम्मेदारी थी कि इस तरह के वाक़यात होने नहीं चाहिए। ठीक है, MKM ने इस पर अपनी सियासत कर ली, पॉइंट स्कोरिंग कर ली, मगर इस तरह के मामला बहुत शर्मनाक है हमारे लिए, क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे हैं आप वो खुद देख सकती हैं, औरतों और बच्चों को लाठियाँ पड़ रही हैं, डंडे पड़ रहे हैं। तो हमारी पुलिस से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कराची की शहरी जो है वो पहली बेयारो मददगार है, और फिर इस तरह के वाक़यात होना तो ये बहुत काबिल मजम्मत है। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, जो बल्दियाती बिल जिसको काला कानून कहा जा रहा है, उसके ये बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया नासिर शाह साहब ने, जमात इस्लामी के पास गए, और ऐसा होना चाहिए। एक ऐलान किया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि तहरीरी ऐलान होना चाहिए। ये ज़ाहिर सियासत है, इसके अंदर कुछ पता नहीं होता कि कब अपने बयान को वापस ले लें। और पर जमात इस्लामी धरने से ऐसे तो नहीं उठी होगी ना? नहीं, लेकिन वो वाली बात तहरीरी भी होने जा रहा होगा। बिल्कुल तहरीरी बयान होगा तो इसमें मैं समझता हूँ कि आगे चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन जो लफ्जी बात की उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक उसको जो है अमल दरामद नहीं किया गया। उसके ऊपर भी बहुत सारे मामला और बहुत सारे इशूज़ हैं जिसको डिस्कस किया जाएगा। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बराह रास्त नासिर शाह साहब ने बोल दिया कि इंशाल्लाह जो है हम मेयर को देंगे। ये बहुत अच्छा इकदाम है। उसके अलावा फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, KDA का, मास्टर प्लान का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं समझता हूँ पुलिसिंग भी मेयर के पास होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी मेयर के पास होना चाहिए। जब तक इंतजामिया और ये पुलिसिंग इनके पास नहीं होगी तो शहरी हुकूमत के पास, इसमें शहरी हुकूमत में कोई भी आ सकता है। शहरी हुकूमत में हम ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ना करे कि कोई MKM का ही मेयर बनना है या जमात इस्लामी का बनना है या पीपल्स पार्टी का बनना है। ये तो मेयर एम्पावर्ड होगा। मेयर जितना एम्पावर्ड है उतनी चीज़ें हमारे सामने होंगी, उतनी चीज़ें को मैनेज करना इतना आसान होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये बेहतरी आए, और इसी चीज़ की जंग है। ये कराची के शहरी भी यही चाहते हैं, और होना भी यही चाहिए। जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ के मुस्तकिल रिहायशी है, वो अपना फैसला खुद करें। नहीं, या तो ये तो नहीं होना चाहिए कि कोई और आके उन पर मुसल्लत कर दे। तो बहरहाल 18वीं तरमीम भी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप जो है अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर करें और ट्रांसफ़र ऑफ पावर निचली सतह तक करें। तो इंशाल्लाह देखें बेहतरी आनी चाहिए। कोशिश हमारी भी यही है। हम लोग सिर्फ मुतनब्बे कर सकते हैं, बाकी स्टेट का काम है, हुकूमत का काम है, हुकूमत वक्त का, किन चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाए। अच्छा, ये भी बात सुनने को मिल रही है कि जो इनके कारकुन थे, जिनकी डेथ हुई है, वो अभी उस पर पूरी तहकीक हो रही है। उनके मोबाइल डेटा निकाले जा रहे हैं कि आया वो कहाँ मौजूद थे उस टाइम और क्या था, और ये सारी चीज़ें कि वो शायद उस टाइम वहाँ मौजूद ही नहीं थे। कुछ इस तरह की भी बातें सुनने को मिल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? उनका इंतकाल घर पे हुआ है। जी। और उनका इंतकाल घर पे हुआ है, उसको कोई डंडे लगने से या उससे नहीं हुआ। और हुकूमत बार बार कह रही थी कि भाई इनका पोस्टमार्टम कराया जाए। अगर इनको कोई ऐसी ज़रब लगी है और कुछ हुआ है तो बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन लोगों ने ये हरकत की है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत है, काबिल मजम्मत है। मुख्तलिफ CM साहब भी खुद मरहूम के घर गए हैं, असलम साहब के यहाँ और सदाकत हुसैन साहब के यहाँ भी गए हैं, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी गई है। तो बात यह है कि देखिए जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मगर मैंने पहले भी अभी गुजारिश की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की आराएं ली जा रही हैं और सबको कंसिडर किया जाएगा।
ऐसा नहीं है कि कोई अगर बिल बन गया है तो ये कोई आसमानी किताब है कि जी अभी तो इसमें अमेंडमेंट्स ही नहीं हो सकती। नहीं, देखिए इंसान ही बनाते हैं और कोई गलती होती है तो उसमें अमेंडमेंट्स बिल्कुल होगा। लेकिन जमात इस्लामी से भी डायलॉग किए, पीएसपी से भी हमारे डायलॉग चल रहे हैं, एमक्यूएम से भी डायलॉग चल रहे हैं और हम सब लोगों की आराई इकट्ठी कर रहे हैं और इंशाल्लाह सबकी मंशा के मुताबिक, पहले भी सबसे की मंशा थी जब हमने टाउन्स बनाए और यूसीज बनाई, क्योंकि पहले यूनियन काउंसिल 209 थी, अब 300 हैं, पहले टाउन 18 थे, अब 26 हैं। तो बात यह है कि बिल्कुल सब लोगों की आरा कंसिडर की जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक औरतें बच्चे, मैं फिर कहूँगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने कारकुनों को ये हिदायत दें कि वो ऐसे काम ना करें जिससे रियासत को नुकसान हो। बिल्कुल पहले भी बहुत कुछ ऐसा हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल धरना लॉन्ग मार्च कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, बाकायदा मीटिंग्स बुलाकर हिदायत दी जा रही है कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे रियासत को नुकसान हो। और जहाँ तक बात है कि रियासत, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख भरी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जदोजहद की है और जेलें, लाठियाँ, गोलियाँ बहुत खाई हैं, लेकिन कभी हमारे कारकुन ने नुक्स अमन में कानून को हाथ में नहीं लिया। ये आप देख सकते हैं, कोई सारी तारीख है। हाँ, बीबी साहिबा के ज़माने में एक ये जब बीबी साहिबा शहीद हुई तो उस वक्त जो नुकसान हुआ वो भी पीपल्स पार्टी के कारकुन ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी का कारकुन तो गमज़दा था, वो तो घर से बाहर नहीं निकल रहा था। जो उस वक्त के क्रिमिनल्स थे जो हर इलाकों में होते हैं, उन्होंने उससे बड़ा फ़ायदा उठाया और उससे हुकूमत को नुकसान हुआ। वो बड़ा मतलब गलत अमल था, वो नहीं होना चाहिए था, वो भी काबिल मजम्मत है। तो मैं फिर वही कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है पुरअमन होगा और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि उसको पुरअमन रखा जाए, कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे रियासत को नुकसान हो। क्योंकि एहतजाज, हमारा मकसद है एहतजाज करना, हमारा मकसद है अपनी अवाम के हुकूक की बात करना। हमारे देखिए ना, जैसे अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने भी अभी एहतजाज कर रहे हैं, आप ये देखिए कि जमात इस्लामी हो, पीएसपी है, एमक्यूएम है, पीटीआई है, कोई भी एहतजाज ये नहीं कर रहा कि जी बिजली के टैरिफ बढ़ गए, पेट्रोल की महंगाई हो गई, आटे के रेट बढ़ गए, तेल, डॉलर्स, यानी कि अशिया खुर्दनोश, दवाई, कोई भी शख्स ये बात नहीं कर रहा कि भाई ये महंगाई हो चुकी है, इसको ये क्या हो रहा है। हर आदमी, बल्दियाती कानून की तो बात वो कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन ये जो महंगाई का आलम है इस पे तो किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, एक बैनर भी नहीं लिखा। किसी को भी आप देख ले, उठाकर देख सकते हैं। तो भाई आप उसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद ये नहीं है कि जी हम अपने लिए पॉइंट स्कोरिंग, नहीं, हम अवाम की बात कर रहे हैं, हम अवाम की महंगाई की बात कर रहे हैं। जो महंगाई, जो बुरा हाल हो चुका है, आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इस गवर्नमेंट ने किस इदारे पर कदघन नहीं लगाया, मीडिया पे कदघन लगा दिया। यानी कि जो निशानदेही करता है इनके गलत कामों की, ये उनको जो है बुरी तरीके से आड़े हाथों लेते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो मकसद है कि ऐसा ना किया जाए, आप अवाम की बात करें। मैं तमाम सियासी जमातों के कायदीन से बात करता हूं कि भाई ठीक है, आप बल्दियाती बिल की बात कर रहे हैं, मना नहीं है, बिल्कुल करें, लेकिन आप ये भी तो करें कि अभी जो ये बिल पास हुआ है असेंबली में, आप ये देख सकते हैं जो मिनी बजट है, आप उसको देखें कि हमारे जो कीमतें हैं, प्राइस कंट्रोल कितने हो गए। आप अभी हाल ही में इन्होंने बिजली पे 4 रुपए बढ़ा दिए, ठीक है जी, पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, आटा, चीनी, दाल, घी, यानी कि जो एक गरीब आदमी, ठीक है जी, उसको उसके ऊपर जो कोई बात नहीं कर रहा। तो देखिए उस पर भी बात की जाए, उस पर बताया जाए कि कल यही गवर्नमेंट तो कह रही थी कि जी जब महंगाई होती है तो वज़ीर आज़म साहब कहते थे मेरा दिल खून के आंसू रोता है। तो जनाब आज जो महंगाई हो रही है इसका कौन जिम्मेदार है, ये पैसे किसकी जेबों में जा रहे हैं। आपने हुकूमत जो ली थी वो अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए ली थी। आपने क्या एहतसाब किया, आपने क्या अकाउंटेबिलिटी लेकर आए, किस इदारे में लेकर आए, अभी तक कुछ नहीं पता। पूरी हुकूमत अब 100 दिन का प्रोग्राम दिया, कभी 200 दिन का प्रोग्राम दिया, कभी मतलब ये कि 6 महीने का प्रोग्राम दिया। आप ये देखिए जनाब, आप डेट दे रहे हैं, आपने क्या किया। आप डेट आते आते कहीं 5 साल पूरे ना हो जाए। देखिए मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे, देखें 5 साल आपने पूरे करने हैं, बिल्कुल आप कीजिए। आप ये बताइए 5 साल में क्या खोया क्या पाया। आपने कहा जी पिछले लोग सारे डाकू, चोर, लुटेरे, माशाल्लाह
बहुत अच्छी बात है जी, सब गलत लोग थे, क्योंकि इसलिए कि वो गलत ऐसे थे कि आज आप ये देखें कि जितनी महंगाई इस 3 साल में हुई है पिछले 70 साल में नहीं हुई, तो वो सारे गलत लोग थे। भाई अब माशाल्लाह सादिकुल अमीन आ चुके हैं, चोरी बंद हो चुकी है, आपके पास पैसे मौजूद हैं, आपके पास इजाफी बिलों में भी पैसे हैं, बाहर से भी कोरोना की मद में, मतलब पैसों की तो बारिश हुई है आपके पास। वो और कर्जा जो आपको देना था वो रिशेड्यूल हो चुका है, वो आपने दिया नहीं है। तो बात ये है कि फिर पैसे कहाँ हैं, खजाना अभी भी आप खाली बताते हैं। तो कम से कम ऐसा ये ज्यादती और बर्बरियत आप कौम को बताएं। आप अपने अलावा कहते जी मैं सादिकुल अमीन हूं बाकी सब चोर हैं, ऐसी बात नहीं है। जितनी करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो हवाला देते थे वज़ीर आज़म साहब मोहतरम, तो आज आप बताइए वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आज जो कह रही है कि पाकिस्तान में करप्शन की सतह ऊपर हुई है, तो आप मुझे बताएं करप्शन हो रही है, तहकीकात के नाम पे भी करप्शन हो रही है, इदारों को घर का लोंडी बना लिया गया है, ये काबिल मजम्मत बात है, ये नहीं होना चाहिए। आप एहतसाब करें, इक्वल बुनियादों पर करें, ईमानदारी से करें, मुल्क मुस्तहकम होगा, इदारे मुस्तहकम होंगे, रियासत मुस्तहकम होगी, तो जब रियासत मुस्तहकम होगी तो यहाँ की आवाम भी मुस्तहकम होगी। आज आप ये देखिए जो महंगाई है दुनिया में, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे आ गया महंगाई के आलम में। ये कहते हैं हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा महंगाई है, बांग्लादेश में हमसे ज्यादा महंगाई है। अरे जनाब आप उनके पैसे को भी तो देखें, उनका पैसा हमारा पैसा। अब महंगाई की बात आप करते हैं तो जो सूरत हाल हमारी है वो, ये हुकूमत जो हमारी है ये अखलाकी जवाज तो खो चुकी है, लेकिन जो इन्होंने आवाम से वादे किए, इन्होंने आवाम की उम्मीदों का खून किया है, तो ये काबिल मजम्मत बात है। और मैं तो तमाम सियासी जमातों को कहता हूं कि जनाब आप इस पे तो बात करें, कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा, हर आदमी अपने मफाद की बात कर रहा है, तो अपनी मफाद की बात ना की जाए, आवाम की बात की जाए। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आवाम की बात कर रही है, इंशाल्लाह आवाम के लिए लॉन्ग मार्च होगा और बेहतरीन लॉन्ग मार्च होगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह एक आवाम का समंदर रोडों पे होगा, लेकिन पीसफुल होगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं होगी जिससे कि आवाम की रियासत को नुकसान हो और रियासत के इदारों को नुकसान हो। इदारे हमारे लिए मोहतरम हैं, हमने हमेशा इदारों को मुस्तहकम करने के लिए काम किया है और हमने हमेशा इदारों की आज़ादी और आइन की सुपरवेसी और कानून की बालादस्ती को बुरकार रखा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारी बात आपने सुनी और करप्शन के उस पे पाकिस्तान जो है वो ऊपर जा चुका है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए बात ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो बयान आया है, जो उन लोगों ने कंसिडर किया कि आप करप्शन में बहुत आगे हैं, तो उसमें पूरे मुल्क का है, उसमें सूबाई हुकूमतों के बारे में भी लिखा ही है और उसमें तमाम सूबों के बारे में लिखा है कि हर सूबे में कितनी करप्शन हुई है, हर इदारों में, छोटे छोटे इदारों में कितनी करप्शन हुई है। तो ओवरऑल हम पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात, मेरे काबिल दोस्त ने बताया कि महंगाई है, सारे मामलात अपनी जगह पे है, मगर मेरा इनसे सवाल ये है कि 13 सालों से सिंध के अंदर जो है ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मौजूद है, तो कराची के शहरियों के लिए इन लोगों ने 13 सालों में क्या किया? माजी की आप बातों को हम लोगों ने बालाताक रख के आगे बढ़ना है। अगर हम माजी के ऊपर रह जाएंगे कि माजी में उस पार्टी ने ये किया या इस पार्टी ने ये किया, ये अब ये फेडरल गवर्नमेंट ये करी, सिंध के पास अपना एक अच्छा रेवेन्यू होता है, सिंध को अच्छा एक फेडरल से बजट मिलता है। हमें कराची की चीज़ों को देखना है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह है। यहाँ पे ट्रैफिक का हाल देखें, कितनी रेजिडेंशियल जो रोड्स हैं वो कमर्शलाइज हो चुकी हैं, मतलब एक जंजाल बन चुका है, इंक्रोचमेंट हो नहीं रही, यहाँ पे पार्किंग हमें मिलती ही नहीं है, तो हम कहाँ खड़े हैं? ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही। उसके बाद अब ये जो वाक़यात हुआ है एमकेएम का, उसके बाद अब एक चीज़ और है बड़ी ख़तरनाक है, जो लसानी रंग दिया जा रहा है, उसको मैं थोड़ा सा आपके चैनल की तवज्जो से बोलना चाहूँगा कि लोगों को चाहिए कि इस चीज़ से गुरेज करें और इस लसानी फसादात में ना जाएं। ये बहुत ख़तरनाक है, ये एक छोटी सी आग लगेगी और ये कहाँ तक जाएगी इस चीज़ को जो है नहीं रोक सकेंगे। तो तमाम पार्टियों को तो जो इस चीज़ को तो हम आम आवाम को भी समझना चाहिए ना कि यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा हम ही है। इस्तेमाल हो रहे हैं अवाम और को बहुत बार इस्तेमाल पहले भी हुए हैं। ऐसा ही है, अवाम को काफ़ी शऊर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी आपको पता है ये जो सियासी वर्कर्स होते हैं उनका एक अकीदा होता है, उनका एक तरीक़ेकार होता है, वो नहीं उनको समझ आती कि जो उनका लीडर उनके लिए जो कह रहा है। तो इस चीज़ को चाहिए कि लीडरों का फ़र्ज़ बनता है कि लीडर उनको समझाएं कि ये चीज़, और इस तरह के बयानात ही ना दें। बहुत सारे ऐसे बयान गुज़िश्ता 2-4 दिनों से आ रहे थे जिसकी मैं बहुत मजम्मत करता हूँ, और चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मैं ये नहीं कहता कि स्टेट की तरफ से आ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, अपोजिशन, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हो, ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। इन ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जो लसानी हवा दें। और हम सब पाकिस्तानी, हम सब जो हैं मुसलमान हैं, हम लोगों को इन चीज़ों से बालाताक होकर
کے مل حاصل قوم ہم لوگوں نے ساتھ کام کرنا ہے, ہم نے ایک قوم بن کے کام کرنا ہے, ہم نے کراچی کے ایشوز کو دیکھنا ہے, سندھ کے ایشوز کو دیکھنا ہے, پورے پاکستان کے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے. یہ چیزیں اب پرانی ہو چکی ہیں, ان چیزوں سے نکلنا ہے ہم لوگوں نے, یہ چیزیں بہت خطرناک ہے, ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, تھوڑا سا اس تعصب کی اور لسانی سیاست سے نکلنا پڑے گا. یہ چیزیں گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ اس طرح کے بیانات کو روکیں, خود بھی جو ہے اس طرح کے بیانات نہ دیں, تو ان چیزوں سے بہتری ہوگی. اور باقی معاملات انشاءاللہ اللہ نے چاہا, دیکھیں کام کر رہے ہیں, سماجی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں اپنے طور پہ جو ہو سکتے, کیونکہ کراچی اب بے یار و مددگار ہے. کراچی جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں ویلفیئر اسٹیٹ بن چکا ہے, یہاں پہ این جی اوز کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا. آپ یہ دیکھیں حکومت, یہاں ایک سرکاری ایمبولینس ہمارے پاس موجود نہیں ہے, مطلب آپ وہ ایک امن ایمبولینس کے اوپر اگر سندھ گورنمنٹ کا اسٹیمپ لگا دیں تو وہ سرکاری تو نہیں بنے گی. ایک پراپر ایک نظام نہیں ہے یہاں پہ, ایک طریقہ کار نہیں ہے, یا انسان مر یہ مطلب انٹرنیشنل شہر ہے, بہت آگے کا شہر ہے کراچی, اور یہاں پہ آپ حالات دیکھیں. حالیہ بارشوں میں ہم نے پچھلی جو بارشوں میں اس میں ہم نے حال دیکھا, یہ لوگ بھول جاتے ہیں, یہ چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے. بارشوں میں پورا کراچی ڈوب گیا, ٹرانسپورٹیشن یہاں پہ ہے نہیں. ابھی گرین لائن کے جو اب بن چکی ہے اس کو سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیا, اس پہ بھی کچھ تھوڑے دن پہلے خبر آئی کہ اس میں پتھراؤ ہو رہا تھا, کچھ شرط مناصر افراد جو ہے وہ پتھراؤ کر رہے تھے. تو ان چیزوں کو روکیں. ہمارے پاس اتنے سالوں بعد ایک اچھی چیز آئی ہے, اس کو بھی نہیں جو ہے سنبھالا جا رہا. تو یہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں, بلڈنگز پہ بلڈنگز بن رہی ہیں, 8-8 منزلہ 80 گز کے 100 گز کے مکانات پہ 80 جو ہے مکان کے اوپر 8-8 منزلہ 9 منزلہ عمارتیں بن رہی ہیں. تو ان چیزوں کو روکیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ابھی تو ان کے پاس موجود ہے, کے ڈی اے کا پلان ان کے پاس موجود ہے, کے ڈی اے ان کے ہاتھ میں, ایم ڈی اے ایل ڈی اے سارے ادارے ان کے پاس ہیں. یہ چیزوں کو روکیں. میں نشاندہی کرواؤں گا کہاں کیا کیا معاملات چل رہے ہیں, بہت برے حالات ہیں, پانی کے ہیڈرنٹس کھل چکے ہیں. مطلب ان چیزوں کو ساروں کو روکنا چاہیے. کوئی اقدام نہیں ہو رہا. ان کو چاہیے ان چیزوں کو بہتر کریں, بہتر سے بہتر کریں. جب تک یہ چیزیں بہتری نہیں ہوگی, ہم تو کراچی کی بات کر رہے ہیں, یہ کراچی کے اوپر دیکھ لیں تھوڑا سا. باقی فیڈرل سے بھی ہمارا سوال ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں, لیکن بات یہ پہلے اس کراچی جب تک بہتر نہیں ہوگا, تب کراچی سے پورا ملک چلتا ہے. کراچی بہتر نہیں ہوگا تو یہ ملک صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس پہ ہم اور بات ضرور کریں گے, پر اب بریک کا ٹائم آ گیا. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں, اور میں تھوڑا آپ سے بھی بات کروں گی. پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ تجزیہ کار ہیں, آپ سے بھی بات کروں گی. میری نظروں کے سامنے سے جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ کوئی بھی چیز اگر میں دیکھتی ہوں, ویڈیو وغیرہ کچھ بھی, تو اس سے کچھ سیکھتی ہوں. پھر ایک ویڈیو کل میرے سامنے ایک ایسی آئی کہ ایک اے ایس آئی, اگر میں غلطی پر نہیں ہوں کیونکہ ایک دم سے آنکھوں سے گزری, اور وہ پھر میں اس ٹائم تھوڑا سا بزی تھی, پر میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہے, وہ کوئی اے ایس آئی تھا, اس کے اوپر کسی کوئی جاگیردار, کوئی اس ٹائپ کا جو وڈیرا تھا, اس نے ہاتھ اٹھایا, اس کا یونیفارم بالکل پھٹا ہوا تھا, اور اس نے کہا میں نے اپنے افسران کو بھی کال کی ہے, میری کوئی بات نہیں سنی جا رہی, میں نے 30-32 سال ڈیوٹی کی ہے, اپنی جاب کی ہے, اور اس کا رزلٹ مجھے یہ ملا ہے, میری عزت خراب ہوئی ہے, میں کورٹ میں جاؤں گا, میں عدالت میں جاؤں گا. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک عام شہری کو تو یہ پتا ہے کہ پولیس کے یونیفارم پہ ہاتھ نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے, اور پھر اسی طرح کی سچویشن اگر کسی وڈیرے پہ اور جاگیردار پہ کوئی اس طرح آتی ہے تو وہ یونیفارم بھی پھاڑتا ہے, اور اس کے بعد نہ افسران دیکھتے ہیں, نہ ادارے دیکھتے ہیں, نہ حکومت کچھ بولتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ ہے کہ یہ قابل مذمت بات ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن میں نے آپ سے پھر کہا کہ پولیس میں ریفارم کی بہت ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ پولیس ہماری جو ہے وہ کرمنل سے ملتی ہے, اور وہ پولیس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ان کے لوگ جو ہے نا وہ کرمنل سے رابطے رکھتے ہیں جو نہیں رکھنے چاہیے. کرمنل سے رابطہ کیوں رکھا جائے, بلکہ کرمنل ہے بھی. اگر آپ شاہ رخ کا کیس دیکھیں تو اس میں ایک پولیس والا ہی تھا اس کو مارنے والا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کرمنل سے رابطے کیوں رکھے پولیس, اس میں ریفارمز ہونا چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو لوگ اداروں پر حملہ کرتے ہیں ان کے خلاف اس سے زیادہ ایکشن ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک ادارے مستحکم نہیں ہوں گے اور ملک مستحکم کیسے ہوگا, تو یہ بالکل ایک فیلئر ہے.
तमाम पाकिस्तान में आए दिन ये वीडियोस आती हैं, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी। अभी कल आप देखें कि वहाँ बलूचिस्तान में भी बड़ा वाक़या हुआ, 10 लोगों को मारा गया, एजेंसी के लोग थे, वो काबिल मज़म्मत है। तो कहने का मकसद ये है कि पूरे मुल्क में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ कि जी पाकिस्तान, अल्लाह ताला की रहमत है इस पर, और जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। हमें आपस की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हमें रियासत के लिए काम करना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, पीटीआई हो, कोई भी हो। देखिए जी, बिल्कुल ये गलत अमल है, नहीं होना चाहिए और इनको मुस्तहकम करना चाहिए। और पुलिस के अंदर जो काली भेड़ें हैं उनके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, और उनको मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ कि उनको बाकायदा पुलिस से फारिग कर दिया जाए, क्योंकि तालीम का एक मयार रखा जाए और पुलिस को चाहिए कि वो आवाम से इंतहाई खुशलूबी से मिले, मुलाकात करे, खुशलूबी से उनके साथ मामलात को तय करे, क्योंकि जब वो बाइखलाक होंगे तो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी होगी कि जी हमारा इदारा जो है वो काम करता है। अब जहाँ पर इलाकों में क्रिमिनल्स हैं, आप ये देखिए, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये खुद पे खुद ही पुलिस के SHOs या पुलिस वालों से रब्ता रखते हैं, और फिर ये पुलिस वाले उन्हीं के पास, उन्हीं की ईमा पर पड़े रहते हैं, उन्हीं के साथ मिलकर जो है ना ये काम करते हैं। ये IG साहब को भी सोचना चाहिए, CM साहब को भी सोचना चाहिए कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, उन पर सख्त निगरानी होनी चाहिए। जो लोग क्रिमिनल से मिलते हैं उनको वार्निंग भी दी जाए और उनको मतलब इदारे से फारिग कर दिया जाए, क्योंकि जब वो क्रिमिनल, इनका काम है तहफ़्फ़ुज़ देना, इनका काम ये नहीं है कि जी क्रिमिनल्स के साथ मिलकर कार्रवाई करना। क्योंकि ऐसे बहुत से वाक़े हुए, अभी भी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, गुलशन इकबाल में एक पुलिस वाला ही था, वो डकैती के दौरान जो है मारा गया। तो ये वाक़या और गुलशन में हुआ है, अभी मेरे ख्याल रिसेंटली एक हफ़्ता गुजरा है। तो इस तरह ये वाक़यात हैं, ये काबिल मज़म्मत है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुलिस में ये जो काली भेड़ें और ये क्रिमिनल से मिले हुए, ये कौन देखेगा और कौन इनको सीधे रास्ते पे लेके आएगा, या कौन चेक एंड बैलेंस करेगा, ये कौन कोई बाहर से आके करेगा? देखिए, ये बिल्कुल हाकिम वक्त की जिम्मेदारी होती है, और अब तो बहुत बेहतर हो चुका है। ये अभी भी पिछले दिनों 155 पुलिस वालों को नौकरी से निकाला था गुलाम नबी मेमन साहब ने, और अब बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। लेकिन फिर भी मज़ीद बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी तो आप देखिए कि और भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, और माशाल्लाह अभी देखें आप, जो अफसरान आ रहे हैं वो बड़े पढ़े लिखे आ रहे हैं, डिसेंट अफसर आ रहे हैं, और वो बाकायदा स्ट्रांगली तरीके से जो है वो काम भी कर रहे हैं। तो मगर इसमें ये काफ़ी नहीं है, ये नाकाफ़ी है, इसको और ज़्यादा बेहतर अंदाज में होना चाहिए। इसी तरह से जैसे कि SBCA है, KDA है, ये सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। मगर मैं एक बात यहाँ कहूँगा अपनी आवाम से, हमारी आवाम हुकूमत पर तो सारी जिम्मेदारी आयद करती है, लेकिन आवाम को खुद की भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो उन जिम्मेदारियों को कब समझेंगे? यानी कि यूं समझिए, हमारे आबाओ अजदाद समझते समझते कब्र में चले गए, आज हम बुढ़े हो गए हैं, हम भी कब्र में चले जाएंगे, हम अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करेंगे? हमने सब कुछ हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया, भाई ये हुकूमत ही सब कुछ करेगी, मैं खुद क्या करूंगा? मतलब मुझे कचरे की एक बात है, मिसाल के तौर पे कचरा भाई हुकूमत नहीं उठा रही, हाँ भाई बिल्कुल नहीं उठा रही, गलत काम है, ये उठाना चाहिए। मैं अपने घर का कचरा उठा के अपने दरवाजे के आगे फेंक देता हूँ। मैंने कभी मैंने ये सोचा कि मैं इसको, एक कूड़ादान है, मैं उसको वहां डालूं, वहां रखूं, और अगर मेरा पड़ोसी ये काम कर रहा है, उसको बोले बेटा नहीं ये काम नहीं कीजिए, आप वहां रखें। तो बात है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। हुक्मरानों पर तो हमने सब कुछ, मैं ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की, हुक्मरानों को तो हम निशानदेही, उन पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारी आवाम कब तब्दील होगी? हमारी आवाम कब कानूनी धारे में आएगी? अच्छा, यही अगर मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो हमें आके वहाँ के शेड्यूल्स बताते हैं, वहाँ के तरीके बताते हैं कि जी वहाँ गाड़ी चलती नहीं है, रुक जाती है सिग्नल पे, कचरा फेंक नहीं सकते, आप हाथ में रखेंगे, और वही आदमी आके पाकिस्तान के अंदर वो सारे काम कर रहा है। तो बात यह है कि हम आदत से मजबूर हैं। खुदारा हमें अपनी आदत को दुरुस्त करना चाहिए, हम अपने घर के अंदर इन चीज़ों को करना चाहिए। अभी एक बात और आपने की थी कि जी जो नौजवान जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और फिर वो बेरोजगार, नौकरी नहीं मिलती, वो क्रिमिनल्स हो जाते हैं। देखिए
बात यह है इसमें हुकूमत का कसूर नहीं है, इसमें बाप और माँ का कसूर है। देखिए बच्चे का आइडियल उसका बाप और माँ होते हैं। जब हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, हम अपने बच्चों से दोस्ती नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों के मसाइल नहीं सुनेंगे, तो बच्चा तो हमारा बेराबरी का शिकार हो जाएगा। बच्चे को तो बाहर बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन जब तक हम अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी, उनके साथ टाइम गुजारना चाहिए, उनके एहसासात और जज्बात को समझना चाहिए। ये इससे कंसर्न नहीं है कि जी उसको नौकरी नहीं मिली इस वजह से वो डाकू बन गया, यूनिवर्सिटी से फारिग होकर वो चोर बन गया। नहीं, इसके जिम्मेदार मेरी नजर में उसके माँ और बाप हैं, क्योंकि इसलिए कि माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि माँ बाप बच्चे का आइडियल होता है। शाहरुख खान आइडियल नहीं होता, सलमान खान आइडियल नहीं है, उसके बाप और माँ आइडियल होते हैं। तो वो अपने बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करें, अपने बच्चों की सोच को समझे, अपने बच्चों को कोशिश करें कि उनको बताएं कि बेटा ये गलत काम है, ये ठीक है। कनात पसंदी भी अच्छी चीज है, कनात पसंदी से गुजारा करें, क्योंकि इसलिए कि जब मेरी इनकम मिसाल के तौर पे 20,000 रुपए और मेरे अखराजात 40,000 रुपए हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये बाप और माँ ने बिगाड़ दिया उनको। तो इस चीज के जिम्मेदार माँ बाप हैं। माँ बाप को 20,000 के अंदर अपने बच्चों को बताना चाहिए कि देखो बेटा ये 20,000 रुपए कितनी मेहनत से कमाए जा रहे हैं, और 20,000 में ये इस तरह से घर चलाना है, और आप इसको समझे। तो फिर वो जब बच्चे, उनकी तरबियत होती है, तो उस तरबियत से वो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं होंगे। तरबियत का बड़ा अमल दखल है, इससे नौकरियों का कोई ताल्लुक नहीं है, सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है। मेरे घर के अंदर सरकार का क्या ताल्लुक, घर में तो बाप और माँ खुद सरकार है, तो वो उनकी तरबियत क्यों नहीं कर रहे। अब हमने बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, जाए बेटा स्कूल चले जाएं, हमने उससे पूछा ही नहीं आपने क्या पढ़ा, हमने पूछा ही नहीं कि बेटा आपके दोस्त कौन है, हमने पूछा ही नहीं आपके दोस्त के वालिद वालदा क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, हमने तो पूछा ही नहीं है। बेटा रात के 8 बजे आप कहाँ जा रहे हो, स्कूल का एक टाइम है, आप चले गए, उसके बाद आप कहाँ जा रहे हो, दोस्तों के पास जा रहा हूँ। भाई दोस्त कौन है, कहाँ बैठे हैं, हम तो नहीं, बस दोस्तों के पास जा रहे हैं, हम अपना ऐश व इशरत कर रहे हैं। तो ये काबिल मजम्मत है, ये माँ बाप को सोचना चाहिए। इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, इससे रिश्तेदारों का कोई ताल्लुक नहीं है। हम अक्सर लोग जी रिश्तेदारों ने बिगाड़ दिया, अरे भाई हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, हम दूसरों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ तमाम वालिदैन को, आपके चैनल के तवस्सुब से, कि तमाम वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने एहसासात को समझें, अपने बच्चों को देखिए। माएँ बच्चा जब पैदा करती हैं तो पैदा तो कर दिया, अब उसकी तरबियत कौन करेगा, बिल्कुल उसकी तरबियत बेहद, इससे ज्यादा जरूरत है, अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा। जब वो बच्चों की तरबियत होगी, जब बच्चों को पता चलेगा, तो ये कोई भी शख्स करने को तैयार नहीं है। मैं अपनी बहन बेटियों को कहता हूँ कि अगर आपके यहाँ औलादे हैं, उनकी तरबियत करें और अपना वक्त उनको दें। आप उनको अपने वक्त को उठाते हैं। फिर हम आजकल एक बड़ा अच्छा काम है, आपने कहा जी मोबाइल, देखिए जी कोई भी मसला हुआ, उठाया मोबाइल बच्चे को दे दिया, कहने लगे जाओ मुझे डिस्टर्ब ना करें, आप वहां बैठ जाए मोबाइल करें। आपको पता है उस मोबाइल के अंदर वो बच्चा गेम खेलते खेलते कहां चला जाएगा। मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरा अपना बेटा जो इस मोबाइल की वजह से इस कदर परेशान हुए हम, मैं और मेरी वाइफ, कि उस बच्चे ने मोबाइल खेलते खेलते वो गेम और बड़े उल्टे मामलात पर चला गया। आप यकीन मानिए कि मेरा बेटा हमसे सवाल कर रहा है कि मेरे वालिद वालिदा मुझसे प्यार नहीं करते। ये मैं अपनी गुजरी हुई बात बता रहा हूं, और हमें बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या हुआ। मैंने फिर फौरी तौर पे उनसे मोबाइल अलग किया। मोबाइल जब अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर आज रिजल्ट है कि मेरा बेटा कैडेट कॉलेज कराची में पढ़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिजल्ट लेकर आ रहा है। और मोबाइल, क्योंकि ये मोबाइल, मैं तमाम वालिदैन को कहूँगा कि बच्चों की पहुँच से दूर रखें मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है। मोबाइल बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को ख़राब करता है। मोबाइल ठीक है, आपकी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, भाई की ज़रूरत है, कि ये काम की हद तक ये जो हम माएँ जो कर रही हैं आजकल, ये अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रही हैं कि उठाती हैं मोबाइल देती हैं और बच्चा एक साइड में बैठ जाता है और वो बच्चा जो है ना उस मोबाइल को जो है ना मिस यूज करता है। तो मैं मतलब इसका हक में नहीं हूं। मैं तमाम वालिदैन को गुजारिश करूंगा, उनसे अपील भी करूंगा कि अपने बच्चों से मोबाइल की पहुंच से मोबाइल को दूर रखें, और स्ट्रिक्टली तौर पर अपनी बेटियों को भी मोबाइल पर नजर रखें। बेटियों को हरगिज मोबाइल ना दें, क्योंकि उन पर मोबाइल पर नजर रखें कि मोबाइल पे किससे राब्ते हैं, क्या राब्ते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत है ये बात। यह है कि माँ बाप को चाहिए कि अपने माशरे को ठीक करने के लिए, अपने घर को ठीक करने के लिए, अपने घर के ऊपर सख्ती भी करें और उसकी निगरानी बेहतर अंदाज में करें। ये देखिए, अगर हमने ऐसा ना करा, हम अपने भी मुजरिम हैं और अल्लाह के भी मुजरिम हैं। अगर हमारी इन नाकिस पॉलिसियों की वजह से हमारे बच्चे खराब हो जाते हैं, हमारी बेटियां खराब हो जाती हैं, तो उसका जिम्मेदार माशरा नहीं है, उसका जिम्मेदार बाप और माँ है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बाप और माँ की, कि बाप और माँ जो है वो अपने
बच्चों पर तवज्जो दें, अपनी फैमिली पर तवज्जो दें, और अगर बीवी सही नहीं है तो बीवी को पाबंद करें, और अगर शौहर पाबंद है तो बीवी उसको पाबंद करे कि ये बच्चे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे आपके लिए अल्लाह ने अनमोल तोहफा दिया है और ये एक अतिया है अल्लाह की तरफ से। अगर वो ख़राब होते हैं तो उस वक्त के रोने से बेहतर है कि आज अपनी कुर्बानी दो। तो बदकिस्मती है कि ना माएँ कुर्बानी देना चाहती हैं ना बाप कुर्बानी देना चाहता है। ये काबिल अफसोस बात है। मैं अपनी तमाम, अगर मेरी बहन बेटियाँ बुरा मानती हैं तो मैं उनसे माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन हकीकत यही है और हकीकत को समझना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने ऊपर अमल करना चाहिए। सारा काम हुकूमत पे ना छोड़ें। हुकूमत तो अपना काम कर रही है, हुकूमत को क्या पता कि जी आपके घर में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है। तहजीब का हुकूमत से ताल्लुक तो नहीं है, तहजीब तो हमारे से ताल्लुक है। तो तहजीब होना बहुत जरूरी है। और जब हम अपनी बहन बेटियों को तहजीब सिखाएंगे, अपनी बेटियों को तहजीब सिखाएंगे, तो जब दूसरे घर जाएंगी तो वो बात तहजीब बाइखलाक होंगी। तो जब बाइखलाक होंगी तो उसमें माँ बाप का नाम रोशन होगा। फिर उनसे जो अल्लाह ताला नस्ल पैदा करेगा तो वो भी बात तहजीब होगी, क्योंकि उनकी खुद की परवरिश तहजीब में हुई होगी। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और इसका मैं समझता हूँ मोबाइल का, मैं फिर कहूँगा कि मोबाइल अपने बच्चों से दूर रखें। मोबाइल ये जो है मुनासिब चीज़ नहीं है, ये नुकसानदेह है बच्चों के। ठीक है, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी और मुझे इनकी बात, अगर मेरी बात को कोई बुरा बनाए तो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, और मैं माजरत भी नहीं करूंगी, क्योंकि जहां मैं राइट होती हूं, मैं इतनी स्ट्रांग हूं कि मैं जहां राइट होती हूं तो वहां मैं कहती हूं मैं ठीक हूं और मैं अपने फैसले पे डटी हुई हूं। और इस बात को मैं ज़रूर बिल्कुल इनके साथ एग्री करती हूं कि तरबियत घर से होती है। बेटी हो या बेटा हो, वो अपने माँ बाप को देखता है कि आया ये अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। जैसे मैं छोटी थी, मैंने अपनी अम्मी को देखा। मेरी अम्मी जब मैं बहुत छोटी थी तब से बड़ी मेहनत करती थी, अपना उन्होंने काम भी शुरू किया, एक उसको भी प्रॉपर तरीके से किया और बहुत मेहनत की। उन्होंने अपनी फैमिली को भी देखा, उन्होंने अपने काम को भी देखा, दोनों चीज़ों को वो लाइफ में लेके चली। तीसरी चीज़ उनकी ऐसी थी कि वो रिश्तों में, चाहे वो दोस्त, उनकी जो फ्रेंड्स होती थी, चाहे वो उनके रिश्तेदार होते थे, बहनें भाई, मतलब जितने भी रिश्ते मैंने उनको देखा, बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए देखा। कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी के खिलाफ कोई बात कर रही हूँ या ये। फिर जब मैं थोड़ी समझदार हुई तो मैंने भी अपनी लाइफ में यही किया कि मैंने मेहनत की, जॉब किया, काम किया, और उसके साथ साथ अब अपनी फैमिली को भी देखती हूँ, अपने घर को भी देखती हूँ, अपने काम को भी देखती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ को इस तरह देखा। और अपने रिश्ते, चाहे वो मेरी फैमिली है, चाहे मेरा ब्लड रिलेशन जिनसे है, या जो मेरे दोस्त हैं, मेरे दिल के इतने करीब हैं कि मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ, उन्हें भी टाइम देती हूँ और वो भी मेरी इज्जत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी दोस्त हैं मेरे जो 12-12 साल से मेरे साथ हैं और आज भी हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और उसके अलावा मैं एक चीज़ ज़रूर, इनकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल वजह है इस पे, सॉरी मैं टॉपिक से हट चुकी हूँ, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी माजरत के साथ, पर बहुत अच्छी बात की है जो बच्चों को हम लोग मोबाइल दे देते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। मोबाइल नहीं देना चाहिए बच्चियों और बच्चों को, क्योंकि यही चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस बनती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? पहले तो वो पुलिस वाली जो बात की थी ऐसा है, क्योंकि हम लोग दूसरी तरफ निकल गए ना, मतलब एक इंसान के अपने जज्बात भी होते हैं ना, लाजमी नहीं है कि हम हमेशा सियासत पे बात करें। एक अच्छी बात अगर है और हमसे कुछ सीख लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छी बात की। और रहा सवाल आपका पहले पुलिस वाली बात पे, तो देखें जो वो वाक़या हुआ, मेरी नज़र से भी वो वीडियो गुजरी है और बहुत ज़्यादा जो है शर्मनाक है। तो मकसद ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए और इसमें बराह रास्त आईजी सिंध साहब को बोलूँगा कि इसमें इंटरफेरेंस करें और इन मामलात को देखें कि क्या इश्यूज़ बन रहे हैं। दूसरी चीज़ ये जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात की, देखिए 2019 में मुर्तज़ा वहाब साहब ने एज अ लॉ मिनिस्टर रिफॉर्म्स कर चुके हैं, तो अब हम दोबारा उम्मीद करें। और उस रिफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात भी हैं, अपोजिशन के भी हैं, और वो रिफॉर्म्स मैंने भी पढ़ी है। तो उसमें जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स और सारे पुलिस के मामलात बराह रास्त सीएम के हाथ में, चीफ मिनिस्टर इज़ द सुपीरियर पावर। तो हमें ये चाहिए कि जब तक हमारे पास रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तब तक ये मामला सही नहीं होंगे। आप गरीब के लिए एक अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। अगर आप ये देखें ना, पुलिस वाले गरीब के बच्चे को पकड़ के बंद कर देते, उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। और दूसरा जो है वही वडेरा, आपके सामने एक वीडियो गुजरी जो पुलिस के बैच खींच रहे हैं। तो ये तो एक ही मुल्क में दोहरा कानून, ये तो काबिल मजम्मत है। इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और मैं, क्योंकि सिंध है, सिंध के अंदर ये वाक़या हुआ है, तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, आईजी सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें इंटरफेरेंस करें और आप बराह रास्त पूछें ये वाक़या कैसे हुआ, उसको कानून के कटहरे में लेके आए और कानून की बालादस्ती कायम करें कि ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो यहाँ कानून की सुपरमेसी
سپریمیسی ہونی چاہیے, قانون کے پابند ہونے چاہیے. تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی, جب تک یہ معاملات صحیح نہیں ہوں گے, یہ چھوٹی سی بات ہے مگر مقصد یہ اس معاملات کو دیکھنا چاہیے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں جن کی ویڈیوز نہیں بنتی. اب تو یہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ کیمرے اور موبائل الاؤ ہی نہیں کرتے وڈیرے اپنے گھروں میں آنے کے لیے, تو ویڈیو بن نہیں پاتی. لیکن یہ ویڈیو آ گئی تو اس طرح کی چیزوں کو بالکل دیکھنا چاہیے, اس کے اوپر جو ہے ایکشن ہونا چاہیے, خاص کر گورنمنٹ کی طرف سے. دوسری چیز, ماں باپ کی جو انہیں بات کی اور بچوں کی جو بات کی موبائل کی, بہت اچھی بات کی ہے, اس کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن ایک چیز اور یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا معاشرے کو بھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے ہم لوگ موبائل کے علاوہ ٹی وی کے بھی بہت ہم لوگ قریب ہیں. ٹی وی پہ جو چیزیں آتی ہیں پھر اس کو فالو کرتے ہیں, ڈراماز ہو گئے اور دوسری چیزیں ہو گئی, تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. پھر معاشرے میں اب ضروری نہیں ہے, دیکھیں ہم بطور ماں باپ, ہم لوگ اپنے ہر ماں باپ یہی چاہے گا بچے کو اچھی سے اچھی تربیت دے اور فرینڈلی بھی ہونا چاہیے. لیکن اب آپ دیکھیں ابھی حالیہ کووڈ کا جو دور گزرا, کیونکہ ہم نے گھر گھر راشن تقسیم کیے, تو میں نے جب وہاں معاملات دیکھے تو کتنی گھریلو ناچاکی بہت بڑھ گئی ہے. اس کے اوپر زیر و غور ہونا چاہیے. میاں اور بیوی کے جو جھگڑے ہیں, آپ یقین کریں میرے پاس فیکٹس آ رہے تھے, آپ ایک ضلع کا میں ریشو بتا رہا ہوں, 10,000 سے ابف جو ہے طلاق کا ریشو ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ تو اس جو ماں باپ کی طلاقیں ہو رہی ہیں, جو میاں بیوی کی طلاق ہو رہی ہیں, ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ اس پہ بھی ایک بڑا جو ہے اولاد کے لیے ایک ڈپریشن کا باعث بنتا ہے, اور اولاد جو ہے بڑی پریشان ہو جاتی ہے, اس کو اچھی تعلیم نہیں مل پاتی, اس کے اچھے دوست نہیں ہوتے, وہ زندگی بھر یہی سوچتا ہے کہ میرا باپ الگ ہے, میری ماں الگ ہے. تو اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ بے روزگاری تو پہلا سبب ہم بول سکتے ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے اور معاملات ہیں. قوت برداشت ختم ہو گئی, چاہے وہ شوہر کی طرف سے ہو چاہے وہ بیگم کی طرف سے ہو. جب تک یہ قوت برداشت نہیں آئے گی تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. تھوڑی گھریلو ناچاکیوں کے اوپر عورتیں خلا کے لیے جا رہی ہیں, مرد ان کو طلاق دے رہے ہیں. تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے پاس کاؤنسلنگ کا ایک ادارہ بنانا چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسا ادارہ بنائے. کوئی کاؤنسلنگ کا ادارہ نہیں ہے, باہر کے ممالک میں دیکھتا ہوں کہ وہاں بڑے ایک طریقہ کار ہوتا ہے, 6 مہینے 8 مہینے پری ٹرائل دیتے ہیں کہ آپس میں رجوع کر لیں. تو یہ معاملات بھی ہونا, جب تک یہ میاں بیوی کے آپس کے ریلیشن اچھے نہیں ہوں گے, اولاد اچھی کبھی بھی نہیں ہو پائے گی. تو اس چیز کو بہت دیر و غور ہے, اس چیز کو آپ غور کریں. حکومت کو چاہیے تھوڑا سا, صوبائی حکومت ہے, ان کو چاہیے تھوڑا سا ایک ادارہ بنائے اور دیکھیں سارے معاملات کو. ٹھیک ہے, اوکے جی, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا, اور میں کراچی میں رہتی ہوں. سندھ صوبہ ہے ہمارا, نہ یہ کسی سندھی کا ہے, نہ یہ کسی اردو بولنے والے کا, نہ یہ کسی پٹھان کا, نہ کسی پنجابی کا, ہم سب کا ہے. یہ کسی ایک کا نہیں ہے, یہ ہم سب کا ہے. ہم سب یہاں رہتے ہیں, نہ کوئی سندھی بولے کہ ہمارا ہے, نہ کوئی اردو بولنے والا بولے کہ یہ ہمارا ہے. یہ ہم سب کا ہے, ہم سب اسی کے ہیں, اور ہم سب تب اس کے ہو سکتے ہیں کہ جب ہم سب مل کے اس کا خیال رکھیں. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم باہر کچرا گیٹ کے آگے رکھ دیتے ہیں, ہمیں اگر اپنا صوبہ کہتے ہیں, اپنا شہر کہتے ہیں, تو سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کریں کہ اپنے شہر کو خود صاف ستھرا اور خوبصورت بنائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ انیشا کو دے اجازت, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.